बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आखिरी महीना चल रहा है आपकी क्लास का, और आपके दरमियान आपके आज से इंशाअल्लाह उस्ताद की हैसियत हासिल करने वाले हम सब के बुज़ुर्ग और मुवक्कर उस्ताद जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब दामद बरकातुहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके जितने तजर्बात हैं, अगर आप तमाम तलबा भी मिला लिए जाए उनके और उनको डबल भी कर लिया जाए तो उससे ज़्यादा उम्र तालीम और ताल्लुम के तजर्बात में गुजरी है। पीछे क्लासों में आपके सामने ये तारुफ भी कराया गया था कि इंसान की कामयाबी की खातिर इल्म हासिल करने के बाद मैदान अमल में तालीम और माशरती खिदमात ये तो सबसे बड़े अनासिर हैं। बल्कि हम और आप ये गौर करें तो मकासिद बेअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अहम तरीन मकासिद हैं तालीम के बाद, अल्लाह के बंदों की खिदमत के अनासिर उसमें गालिब नज़र आते हैं। जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब शहर मैसूर के उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब अपनी तहजीब की झलक घरों में दिखाई देती थी। ज़बान शुस्ता और शाइस्ता इस्तेमाल की जाती थी। तालीम एक शरीफाना उन्सुर का इम्तियाज़ समझा जाता था। और आपने वो दौर भी देखा है कि जबकि लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई कि तहरीर लिखी जा रही है। पेशेवराना तौर पर आपका ताल्लुक़ इल्म कीमिया और तबीयत से रहा, और इस वक्त हज़ारहा शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द इस मैदान में जौहर दिखा रहे हैं। तालीमी और तदरीसी दौरानिए में भी माशरती खिदमात से आपका जोड़ और ताल्लुक़ जो रहा, उसके बहुत सारे मज़ाहिर अगर आप शहर मैसूर होते या दारुल उमूर में आने का मौका मिलता, या इंशाअल्लाह आइंदा आने का मौका मिलेगा, तो आपको शहर मैसूर उसके अतराफ़ में दिख जाएंगे। शहर मैसूर यानी ज़िले मैसूर का आज़म बैतुल माल माशरती खिदमात का जो इदारा, जो अपनी 50 साल मुद्दत या तो इस साल पूरी कर चुका है या अगले साल इस साल वो पूरी कर रहा है। 47 सालों से आप उससे इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये लफ्ज़ सामने आपके बोला जा रहा है, आपको पसंद तो नहीं होगा, लेकिन बस इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 47 साल पहले का भी आप चाहें तो 5 पैसे और 10 पैसे का हिसाब आपको मिल जाएगा। और उसके तहत कई इदारे, आज़म पब्लिक स्कूल या उसके तहत दीनियात के असातिज़ा और उन असातिज़ा की खिदमात को बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल करना, यह आज़म बैतुल माल का अहम तरीन उन्सुर और जौहर है। और इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि जब आपको किताबें या सर्टिफिकेट भेजें तो उसमें आज़म बैतुल माल का एक तारुफनामा भी भेज दें। ये बहुत अहम होता है माशरती खिदमात के तहत, बल्कि एक क्लास का ही उन्वान है। किसी वक्त इंशाअल्लाह मौका रहा तो मुज़ाकरे के तहत ला लिया जाएगा। उसके आप सेक्रेटरी हैं और इस वक्त गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से आपके उस्ताद जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब भी शामिल हैं। 2500 साल का अरसा ऐसा गुजरा है कि तकरीबन कुल मिलाया जाए तो 30 से 32 इदारे आपकी सरपरस्ती में कामयाबी के साथ चलते रहे हैं। उम्र गरचे 82 और 83 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन माशाअल्लाह 85 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद जहनी कैफियत हमसे और आपसे अच्छी है। जिसको कहा जाए 85 को उल्टा कर ले तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि 25 और 35 के दरमियान में रखें, क्योंकि उम्र वो शख्स ज़ईफ़ नहीं होता जिसका बदन मौरूसियत के तहत जो है वो ज़ोफ़ की तरफ जाए। ज़ईफ़ वो होता है जिसने सोचना छोड़ दिया हो और जो अपने जहन को ज़ोफ़ में ला चुका हो। सुबह से शाम तक इन हालात में भी अल्लाह ताला खिदमत ले रहे हैं। बस और भी ज़्यादा तमहीदी कलमात हम ना बयान करें, आप इसी से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज आपकी मुलाकात किस मौक़र शख्सियत से हो रही है। और इंशाअल्लाह
थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद इल्म कीमिया और तबीयत का जो भी तारुफ हो सकेगा इंशाल्लाह तारुफ होगा। जब तक आपका नेटवर्क अच्छा साथ दे सके, जितने लोगों का दे सके, वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि आज इत्तेफाक की बात यह है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज प्रोफेसर साहब इसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन तालीम, क्योंकि तालीम के शरीफाना उनसुर से इन हजरात का जो ताल्लुक़ है, और ये हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि तालीम बिलमुशाफत तरबियत का नाम है, लेकिन मजबूरियों ने यहाँ तक हालात पैदा कर दिए हैं कि ऑनलाइन जुड़ना पड़ रहा है, वरना आप जानते ही हैं कि तालीम के साथ तरबियत का जो उनसुर हो बिलमुशाफा होता है, और आप हजरात इसी बात के कायल हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतें इन्हें यहाँ खींच लाई हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इन्हें याद रखेंगे। आइए जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद साहब को दारुल उमूर के इस 21वें बैच में अहलन व सहलन कहते हुए आपसे हम उनको मुखातब कराते। जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सर आप मौलाना मोहम्मद हाजिफ नदवी साहब ने मेरा मुख्तसर मेरा जामे तारुफ तो करा दिया। अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं। अल्लाह करे मुझे उस काबिल बनाए। आप दुआ कीजिए। आमीन। दरअसल ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हूँ। जब इस साल के शुरू में मुझे मौलाना ने मुझ तक बात आई कि गुज़श्ता तकरीबन 15-16 बैचेस में जो क्लासेस ले रहे थे वो ऑनलाइन तब्दील कर दिए गए हैं, तो मैंने पहले माजरत चाह ली उनसे। मेरे रफ़ीक, मेरे दोस्त डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब ने इस काम को अंजाम दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो कमी को पूरी होने नहीं दिया। आज मालूम नहीं तबरुक करना एक बात है। 3-4 दिन पीछे मुझे नईमुल्लाह शरीफ साहब ने फरमाया कि मौलाना का हुक्म है कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। हाजिर तो हुआ हूँ, पर किस हद तक ऑनलाइन प्रोग्राम में मेरी कामयाबी रहेगी, मेरी क्या भी रही, मैं कह नहीं सकता। मुझे आज यूँ महसूस हो रहा है कि मैं मेरे फाइनल ईयर MSc के वैवा में बैठा हुआ हूँ। अपने सामने 3 मुमतहिन हैं यहाँ पर, मौलाना हाजिफ नदवी साहब हैं, मेरे दोस्त मेरे साथी जनाब डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब हैं, और मेरे पुराने शागिर्द मौलाना जज साहब हैं। मैं इन तमाम के वजह में मैं आपके सामने कुछ ज़बान रखने चाहता हूँ। तो पहले इस बात का मैं आपको एहसास करा दूँ कि मेरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी अंग्रेज़ी में थी, और सबसे पहले जब मुझे मौलाना मेरे एक दोस्त प्रोफेसर शब्बीर मुताफ़ साहब ने दारुल उमूर के क्लासेस लेने के लिए कहा, तो मैंने कबूल कर लिया। पर उन्होंने मुझसे जाते जाते कहा कि आपको पूरी क्लासेस उलमा की लेनी है, उलमा को खिताब करना है और उर्दू में करना है। तो मेरा अवसान ख़ता हो गए। बहरहाल हिम्मत करके मैंने कोशिश की, कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। वो मेरे तलबा जानते ही, आप लोग उसे समझ पाएंगे। मेरी उर्दू ज़बान लैंग्वेज की तौर पर रही, ताकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर। तो जो कुछ मैं कहूँगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि सहल उर्दू में कहे या कहीं सहल अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करूँ। बहरहाल ज़्यादा वक्त लिए बगैर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। इंशाअल्लाह आपको साइंस के ताल्लुक़ से बेसिक मालूमात अलबत्ता तारुफ तो हो चुका है। हमारे दोस्त नईमुल्लाह शरीफ साहब आपके साल भर क्लासेस लिए हैं। अब मैं उसके 2 साइंस की 2 शाखें इन्हें, जैसा मौलाना हाजिफ साहब ने फरमाया, इल्म तबीयत और इल्म कीमिया, यानी मेरा ही सब्जेक्ट है, ताकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। उलमा इकराम, जैसा आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की कायनात में
चीज़ें हैं जो हमारे मंजर सामने हमारे सामने हैं। अगर गौर से हम इसका मुताला करें, इसका मुशाहिदा करें, तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है वो खूब बनाई है। और मस्जिद भी इसका आंसर है, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई क्या खूब बनाई। इसके साथ साथ इसमें एक तवाज़ुन कायम किया। बताऊंगा आपको तवाज़ुन की मिसाल मैं बताऊंगा कि तवाज़ुन का मतलब यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, साइंस क्या लेती है। आप गौर करेंगे इस कायनात पर, तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें पैदा की हमारी दुनिया में, सिर्फ दुनिया की बात कर लीजिए, ऐसी चीज़ें पैदा की जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। एक सिर्फ हवा को लीजिए, हवा जो हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ फैली हुई है। अगर 5-7 मिनट तक सांस बंद हो जाए, हवा हमारे जिसमें ना पहुंचे, तो क्या हालत होगी हम जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता चाहता हूँ एक और चीज़ जो हमें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बगैर उसके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, पानी की बात है। अब ये देखिए, मैं हालत सूख रहा था, 2 कतरे पानी के मेरी ज़बान खुल गई। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं कि उसके बगैर इंसान का, किसी जानवर का यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं हो सकता। अब अल्लाह ताला ने इस पानी में या हवा में आप देखेंगे कि जो कुछ चीज़ें रखी हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हम जानते हैं, किनके तौर से हम जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हवा की बात मैंने कही, तो इसमें आप जानते ही होंगे कि 2 अहम गैसेस मौजूद हैं। एक का नाम है ऑक्सीजन और दूसरे का नाम है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो गैस है वो एक उनसर है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी एक गैस है, वो भी एक उनसर है। और इन दोनों के मजमे को, ये मजमा जो है एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। इस मिक्सचर में 2 चीज़ें तकरीबन 20% ऑक्सीजन और तकरीबन 80% या 78% नाइट्रोजन है। बकिया 2% जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी दूसरी गैसेस हैं। ये अनासिर एक दूसरे मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, इसलिए इसे मिक्सचर कहा जाता है। यानी मिक्सचर वो चीज़ है जिसके अज्जा को अलग अलग आसानी से किया जा सकता है, जिसमें बाहमी मुलाकात मूल्य मिल नहीं सकती। बल्कि दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ जो हमारी जिंदगी में जिसका जिक्र मैंने किया, वो है पानी। पानी जो है वो एक मिक्सचर नहीं है, वो एक कंपाउंड है। इसका अंग्रेजी माना बताऊंगा मैं आपको, या उर्दू माना बताऊंगा। एक कंपाउंड है, इसमें 2 गैसेस मिली हुई हैं। एक गैस है वही ऑक्सीजन, और दूसरी गैस है जो हम हाइड्रोजन कहते हैं। ये दोनों गैसेस सिर्फ मिक्स कर देने से, मिला देने से नहीं, पानी नहीं बनता, बल्कि एक खास मिकदार में ये जुड़ी हुई गैसेस मिलकर पानी बनती हैं। जब एक हिस्सा नाप के लिहाज से एक हिस्सा ऑक्सीजन और 2 हिस्से हाइड्रोजन मिलते हैं, तो पानी बनता है। और पानी की शक्ल सयाल है, जैसा कि गैसेस आप गैस क्या शक्ल होती है। अब इन गैसेस को मिलाकर पानी बनाए तो पानी सयाल शक्ल में आ जाता है। अच्छा, इसके तनासुब में एक हिस्सा ऑक्सीजन नाप के लिहाज से और 2 हिस्से हाइड्रोजन, इस तरह के तनासुब में थोड़ा भी कमी बीच हो जाए तो ये पानी नहीं रहेगा। मसलन हाइड्रोजन का तनासुब 2 और ऑक्सीजन का तनासुब 2 हो जाए, हाइड्रोजन भी 2 हिस्से नहीं ऑक्सीजन, तो ये पानी नहीं रहेगा, ये कोई दूसरी और चीज़ बन जाएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मगर हवा की बात ऐसी नहीं है। हवा में जो है दोनों गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, पर इसका प्रोपोर्शन वक्तन फवक्तन बदल सकता है। इनको आसानी से निकाल सकते हैं
जबकि पानी से जो गैसेस हैं वो एक ही तनासुब में होना चाहिए और इनको आसानी से निकाला अलग नहीं किया जा सकता। ये फ़र्क है जो पहला फ़र्क जो हम हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर असली तालीम देते वक्त, मिक्सचर एंड कंपाउंड का, मिक्सचर का और कंपाउंड का फ़र्क। अब अल्लाह ताला ने इनको रखा है और इनको इतनी मिक़दार में पैदा किया है जितनी की ज़रूरत है, वरना कोई चीज़ कम पैदा की हो जाती आज नाइट्रोजन या ऑक्सीजन तो तनासुब बाकी नहीं रहता और उस वक्त पर हम आसानी से ना सांस ले सकते हैं। आपने अभी अभी कोविड का जो देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों नहीं लाखों लोग दुनिया में मर गए कमी की वजह से, और वो कमी पूरी ना हो कर गए हम तो हालात मुख्तलिफ होंगे। बल्कि पानी में अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कमी होगी तो पानी ही नहीं बनेगा। तो ये फ़र्क है मिक्सचर और कंपाउंड का। अब इसमें ख़ास तनासुब कायम किया है। अब दुनिया में जितनी हवा पैदा की गई है उस हवा में ये गैसेस मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने इन गैसेस को जितनी मिक़दार में ज़रूरत थी उसके मुताबिक रखा है। अब हमारे जब हम सांस लेते हैं इंसान या जानवर तो जो गैस हमारे जिस्म में दाखिल होती है वो गैस ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन चाहती है, मगर हवा में ऑक्सीजन के साथ तकरीबन 78% नाइट्रोजन भी शामिल है। ये नाइट्रोजन भी हमारे सांस के साथ जाएगी और हमारे फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजन को जज़्ब करेंगे। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्यों ना इस हवा में अल्लाह ताला ऑक्सीजन नहीं रखा होता, नाइट्रोजन की क्या जरूरत थी? नाइट्रोजन के दूसरे फायदे अलग ही, पर जहां तक जिंदगी का ताल्लुक है, सांस लेने का ताल्लुक है, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सवाल पैदा होता है कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती तो बेहतर होता। हाँ, गैस सिलेंडर से जो गैस मरीजों को दी जाती है कोविड के तौर पर या दूसरे और वक्त पर, तो ऑक्सीजन ही होती है, उसमें नाइट्रोजन नहीं मिला होता ताकि सांस आसानी से ले सके। पर अब हमारे सांस भी लेना है, साथ में ऑक्सीजन के दूसरे असार से बचकर भी रहना है। अगर सिर्फ हवा के बजाय ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती हमारे अतराफ, तो अगर किसी भी दुनिया के कोने में एक माचिस छिलगाई जाती या एक स्पार्क आता तो पूरी दुनिया जल जाती, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है उसकी खासियत है कि वो जलने में मदद दे। कोई चीज जल रही है तो और जोर से भड़काए, इसलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी गैस उस पर रखी नाइट्रोजन के नाम पर जो ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, उसका प्रोपोर्शन कम कर देती है और वो रेशियो जो है 20% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन वो बरकरार रहता है, कमोबेश बरकरार रहता है। तो ऐसे खतरात से बचने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिलाई है। और नाइट्रोजन गैस ऐसी बेकार चीज़ नहीं है। हमारे डॉक्टर रहीमुल्लाह शरीफ जानते हैं कि बगैर नाइट्रोजन के कौन सी ज़राअत हो सकती है, कौन से फर्टिलाइजर बन सकते हैं, कोई फर्टिलाइजर नहीं बनता है। मसलन यूरिया हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम फॉस्फेट हो, ये जो हम मसनूई खाद पर इस्तेमाल करते हैं, इसके बनाने में, अमोनिया के बनाने में, अमोनियम सल्फेट के बनाने में, इन तमाम चीज़ों को बनाने में नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो इसलिए जब इस गैस नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन से निकाल लेती, अलग कर लेती। कैसा निकाल लेती हैं? क्योंकि मिक्सचर है, मिक्सचर होने की वजह से ऑक्सीजन को आसानी से अलग करके नाइट्रोजन को अलग कर ले सकते हैं। और ये भी एक कंपाउंड होती, हवा एक कंपाउंड होती तो नाइट्रोजन को निकालना ना मुश्किल होता, नहीं कह सकते मुश्किल होती, ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करना पड़ता था। अब आसानी से ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हिकमत के तहत हवा में रख छोड़ी। अब आइए पानी की तरफ। पानी में दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है नाप के लिहाज से एक हिस्सा और दो हिस्से हाइड्रोजन गैस है। ये वही हाइड्रोजन गैस है जो हम गुब्बार में भला करते हैं, जो गुब्बार ऊपर छोड़े जाते हैं उन गुब्बारों में वही हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है।
ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है। एक खास मकदार में 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन नाप के लिहाज से जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, हम पानी कहते हैं। अब पानी अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितना पानी बनाया है दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए, वो पूरी सारी दुनिया के हिस्से में 2/3 हिस्सा पानी ही पानी है। सिर्फ 1/3 हिस्सा ज़मीन है जिसमें पहाड़ भी हैं, ज़मीन भी है, हर चीज़ भी है, मगर पानी जो है वो 2/3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मोर देन 66% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वाटर। अब ये पानी कहाँ है? बरसात की शक्ल में है, अबरों की शक्ल में है, ग्लेशियर की शक्ल में है, तालाबों की, दरियाओं की शक्ल में है, और इसके साथ साथ ये पानी हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम पानी ही पानी है। मगर ये पूरा पानी जिसका मैं अब जिक्र किया, सिर्फ अल्लाह ताला के बनाए हुए पानी के 2% हिस्सा है। 98% हिस्सा पानी का समंदरों में मौजूद है, ओशंस में, समंदरों में, सीज, इसमें पानी मौजूद है। और ये पानी जो है जो समंदरों में पाया जाता है, सिर्फ खालिश पानी नहीं है, इसमें नमकियात हैं, खुसूसन तकरीबन 3% सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो हम अमूमन खाने में टेबल साल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो नमक मिलता है। तो समंदरों में तकरीबन 97 से 98% पानी दुनिया में जो मौजूद है वो समंदरों में है। अगर आपको समंदर के करीब जाना हुआ तो आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह की कुदरत का कि कितने बड़े बड़े समंदर हैं, कितने गहरे समंदर हैं, जिसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। पर अल्लाह की कुदरत है, वहाँ पर एहतियात तो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े समंदर बनाए, इसके बहुत से बात नहीं, ये अलग टॉपिक है, समंदर ही अलग टॉपिक है, इस पर बहुत 2 घंटे 2.5 घंटे गुफ्तगू की जा सकती है। अब इस समंदर के पानी में जो 3% नमक है, 3% नमक को के साइंस में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम एक उंसुर है, क्लोरीन एक उंसुर है। सोडियम और क्लोरीन दो मिलाकर सोडियम क्लोरीन नहीं कहते, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अरे सोडियम अलग होता, क्लोरीन अलग होती, तो ये दोनों को मिक्सचर कहा जाता। पर जो नमक के तौर पर है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी ये दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें 2 अनासिर सोडियम और क्लोरीन। अगर नमक खाने में कम हो जाए तो उसका जायका ही बदल जाता है। अगर नमक हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाए तो बीपी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने कुछ सिफात रखी, मैं इस बात की बात कर। अब बात आई तनासुब की। ये तनासुब जो है पानी में अल्लाह ताला, समंदर के पानी में अल्लाह ताला ने कितना रखा है आपको याद है? अभी जिक्र किया था मैंने जी 3%। बताइए कितने फीसद? पानी 98 से 97% पानी है समुद्रों में। तो पानी में नमक कितना है? 3%। 3%। जी याद है आपको? अगर 100 ग्राम पानी ले लें नमक समंदर से और उसको आप भाप बनकर उड़ा दें तो 3 ग्राम नमक बाकी रह जाएगा। नमक किसी तरह बनाते हैं, आप गुजरात की साहिल पर चले जाइए, देखिए वहाँ नमक बनाने की ये कायरियाँ हैं। वहाँ पर पानी को सूरज की गर्मी से एवापोरेट किया जाता है और जो कुछ बच जाता है वो नमक होता है, उसको पाक साफ करके आपके टेबल तक आ जाता है। कितने में कितना होता है? 100 ग्राम पानी में तकरीबन 3% नमक आता है, 3 ग्राम नमक आता है। तो 100 ग्राम में 3 ग्राम नमक? जी हाँ, नमक है। 100 ग्राम समुद्री पानी में तकरीबन 3 ग्राम नमक है। इसके अलावा दूसरे नमकियात भी होती हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में, वो नेग्लिजिबल। जो अहम नमक है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने इस समंदर में 3% ही नमक क्यों रखा है? और इसका तनासुब में कमी बेशी हो जाएगी, बैलेंस खराब हो गया उसका, तो क्या हालात हो सकते थे? साइंस के तजुर्बे ने बताया है कि नमक 3% होना पानी के अंदर, इसके बहुत से फायदे हैं।
हम जानते हैं कि पाक पानी जो भाप बनता है साइल पे सी लेवल पर, उसका टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही पाक पानी अगर मुंजमद हो जाता है, बर्फ बनता है, तो उसकी दर्जा हरारत 0 डिग्री होती है। दैट मीन्स वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज। समझ गई बात? फर्ज कीजिए इस पाक पानी में आप 3% नमक डाल दें, यानी कि उसको पाक पानी को समंदर के पानी जैसा बना दें, तो ये समंदर के पानी की तरह हो जाएगा। मगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं रहेगा, बल्कि 100 से चढ़कर 108, 109 डिग्री, 110 डिग्री तक भी चले जाएगा। वो होता है जितनी पानी लिया है, जितना नमक घुलाया है आपने, उस पर मुनसिर है। और अगर उसी पानी को जिसमें आपने नमक डालकर समंदर जिस पानी से बनाया है, उसको अगर फ्रीज करें, ठंडा करने जाएं, तो आमतौर से जो पानी 100 डिग्री 0 डिग्री को बर्फ बन जाता था, वो 100 को नहीं बनेगा, 103 बिलो 0 से भी नीचे मनफी 8 डिग्री या 9 डिग्री तक चल जाएगा। अब अल्लाह ताला की शरीयत देखिए, समंदर के पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाता है। फिर भाप में जाता है, खालिस पानी जाता है। 3% नमक समंदर में होने के बावजूद नमक वहीं रहता है, सिर्फ पानी ऊपर भाप की शक्ल में आता है। और बनता है, बरसात होती है, बरसात से जो पानी नीचे आता है वो पाक पानी होता है। अगर 3% नमक की बजाय अल्लाह ताला 5% नमक रखते इस पानी में, तो हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं होती। ये जो सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर आसमान की तरफ बादल से जा रहा है, वो 100 डिग्री को नहीं, बल्कि वो भाप बनने के लिए 120 से 130 डिग्री होने से, तो शिद्दत की गर्मी होनी चाहिए थी ताकि इस पानी को भाप बन के उड़ाए। कब होता है मामला? 3% नमक की बजाय 5% नमक आ जाए, इसमें डिजॉल्व हो जाए, तो ये पानी ऊपर जाएगा भाप बनकर। क्या कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर नहीं, जो आपका 100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर होता है, बल्कि ये और भी दर्जा हरारत बढ़ जाए, वो तो हो जाए। अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारा क्या हाल होगा? जब हमारा यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है। 130 डिग्री चल जाए तो क्या कोई जिंदा रहेगा? मुमकिन नहीं। अगर फर्ज कीजिए उस डिग्री पर नहीं जाता टेम्परेचर, बल्कि इसमें नमक की मकदार कम हो जाती, तो क्या होता? पानी अंदर समंदर के अंदर पानी की शक्ल में नहीं रहता, बल्कि पूरा नीचे का पानी बर्फ बन जाता। तो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहती, जानवर, मछलियाँ वगैरह, सब फ्रीज हो जाते, सब खत्म हो जाते, अंदर ही फ्रीज, बर्फ के अंदर फ्रीज हो जाते। तो ये तनासुब जो अल्लाह ताला ने रखा है, ये बिल्कुल सही तनासुब है। इससे अगर थोड़ी कभी भी की गई इस मिकदार में, तो जिंदगी मुमकिन नहीं है, नॉर्मल जिंदगी नहीं रहेगी। अब बरसात की बात लीजिए। अब इतनी गर्मी जो ज़मीन को पहुंच रही है सूरज से, उस गर्मी के तहत बरसात आमतौर पर होती है, और हमारे मामूल के मुताबिक जिस जगह पर जितनी बरसात हुई है, आमतौर पर बरसात होती है। बादल ऊपर जाते ही, हवाएं उन बादलों को लेकर उठते ही, और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जहाँ बरसात आए वहाँ पर बरसा देती है। अगर इसमें कमी बेशी हो गई, ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? नमक की मकदार, तो पानी भाप बन के उड़ेगा। सिर्फ पानी ही नहीं भाप बन के उड़ेगा, बल्कि दूसरी अशिया भी जो पानी के साथ ही, वो भी, जैसे कि खालिश पानी ऊपर जा रहा है, उसकी बजाय पानी के साथ गीला जो कुछ रास्तों में है, दालियों में है, वो सब भी ऊपर जाती, क्योंकि वो उनका टेम्परेचर होता है। जब वो उड़ने ऊपर पानी गिर, जैसा खालिश पानी 100 डिग्री हो जाता है, वैसा वो कचरे से मिला हुआ पानी 100 नहीं, 120 की 125 डिग्री ऊपर जाता है, तो वो पूरा जाता, वहाँ पर अबर गिस्टिल बनता और हमारे ऊपर बरस पड़ता, अगर हम जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी चीज़ें जो हैं, इससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रख लें। इसमें अगर इंसान कोई कमी बेशी करे,
इस पानी को मिलाकर देखे ऐसी चीज़ें जो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में कमी भी हो जाएगी और वो पानी जो ऊपर से आएगा वो साफ शफाफ पानी नहीं होगा, बल्कि उसमें गिलास भी मिली होगी। अब ये देखते हैं हम कि शहरों में खासकर कि धुआं, इंजनों का धुआं, चिमनियों का धुआं जो जाता है उसमें गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत सारी किस्म में गैसेस ही, जहरीली गैसेस होती हैं। वो हवा में मिलकर वो मिक्सचर है, उसे मिल जाते हैं। अब ये मिल जाने के बाद में हवा से जो पानी बरसात नीचे आता है, खालिश पानी, बरसात का पानी खालिश होता है जब तक वो जमीन पर ना पहुंचे, किसी छत पर ना पहुंचे। छत पर पहुंचने के बाद वो पानी क्या होता है, छत के पे जो गिलास उसे लेकर जाता है। उसको मत देखिए, खुला रखिए कोई बर्तन ऊपर, आसपास से डायरेक्ट उसमें पानी गिरा तो बिल्कुल पाक साफ, 100% पाक साफ शफाफ पानी होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाटर भी कह सकते हैं, समझे। ये जो प्रोसेस हुआ है, ऊपर भाप बनकर जाना, वहाँ पर बादल में ठंडा होना, फिर नीचे आना, इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का पानी जो कलेक्ट करते हैं ऊपर बर्तन में, खुले बर्तन में, तो 100% पाक होता है। अगर इसमें कोई गिलादत थी तो गिलास को निकालने के लिए आपको फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। कल मैं भी बात कर पा रहा हूँ, तो इस पानी में जो ऊपर से बरसात की शक्ल में आता है, खालिश पानी नहीं आता, क्योंकि साथ गिलादत भी आते हैं। कब? जबकि पानी में जो ऊपर जा रहा है गिलादत शामिल हो, जो भाप जो जारी है उसे वो गिलादत ऊपर से फिर बरसेगी खाना। ये कब होगा? जब इसका प्रोपोर्शन, ये तनासुब 3% नहीं रहेगा, बस इससे बढ़ जाएगा। ये मौसम की तब्दीलियात भी होंगी, बरसात नहीं होने की बरसात होगी, इसके बहुत से बुरे असर हैं। माहौलियात में आपको मालूम होगा क्या क्या हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई एक तनासुब से बनाई, तवाज़ुन कायम किया। अभी एक देखते हैं हम, कई ऐसी चीज़ें हैं हमें देखने से कभी खुशी होती है, खुश होते हैं, और कई चीज़ों से हम दहशत होती है जी। पर अल्लाह ताला ने पैदा की है। कुछ लोग पूछते हैं कि अल्लाह ताला क्या ज़रूरत थी इस सांप को बनाने की, सांप बनाने की, ऐसी चीज़ों की जो मौजी होते हैं। इन चीज़ों को बनाने का मकसद अल्लाह ताला के दिल में है, हमें नहीं, हम नहीं जान सकते, अभी तक हमारी पहुंच नहीं हुई है। कुछ हद तक जो पहुंच हुई है उसके ताल्लुक से 2-4 बातें मैं बताऊंगा। अब सांप का जिक्र किया मैंने, सांप में जहर होता है जिसके चंद खतरे हमारे जिस्म में जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब यही जहर निकाल कर इस पर तहकीक की गई है, और इस जहर से ऐसी ऐसी दवाएं बनती हैं जो बिल्कुल मुहलिक बीमारियों के लिए, खासकर कैंसर के, इसके ऐसे इस्तेमाल में आ रही हैं। इसका एक पार्क है, स्नेक पार्क नाम से, चेन्नई के करीब, जहाँ पर बाकायदगी से सांपों को पाला जाता है, उनका जहर निकाला जाता है और उस जहर से एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के ममालिक को, जहाँ पर रिसर्च हो रहा है। तो कोई चीज़ अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई जो बेकार है। तो ये चंद बातें थी मिक्सचर और कंपाउंड के ताल्लुक से समझाने के लिए। तो जो चीज़ें मिक्सचर में होती हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, और जो चीज़ें कंपाउंड में चल रही हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक और बात बता दूं कि इन चीज़ों के अगर आप पूरी तरह से गौर करें तो इनको 3 शक्लों में देख पाते हैं आप। अगर पानी की बात कीजिए, आमतौर से पानी, जब लफ्ज़ पानी आता है तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है जिसको हम पीते हैं या जिससे हम गुस्ल करते हैं, ये सयाल है। इस पानी की शक्ल सयाल है। इसी पानी को अगर आप मुंजमिद कर दें, ठंडा कर दें, फ्रिज में रख दें, तो देखेंगे आप ये ठोस बन जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट।
इसी पानी को लीजिए, जैसा कि हम देखते हैं समुद्र में पानी भाप बन जाता है, तो जो भाप होती है, जो पानी को गर्म करने से जो भाप निकलती है, वो भाप गैस की शक्ल में। तो हर चीज अब दुनिया में देखते हैं आमतौर से इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। वेपर में स्टेट मीन गैसेस स्टेट, गैस को वेपर कहते हैं। ये 3 शक्लें होती हैं इसकी। अब इन 3 शक्लों में भी वही चीज है, वही पानी है, मगर इसके अंदर जो उसके पुर्जे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जब इतने मॉलिक्यूल्स जानते नहीं, फिर ही कह दूंगा, होते ही वो एक खास किस्म से जुड़े हुए होते हैं। उनका जुड़ना एक खास अंदाज में उसको सॉलिड स्टेट यानी आइस की शक्ल में रखता है, जबकि वो करीब जुड़े हुए होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है पानी, वही पानी बदलकर सयाल शक्ल ले लेता है। वो सयाल शक्ल लिक्विड स्टेट है, जिसमें मालिक्यूल तरह तरह दूर होती, बाइंडिंग होती, सख्त नहीं होती बल्कि लूज बाइंडिंग होती है। और जब आप इसको और गर्म कर दें, भाप की शक्ल बना दें, तो ये वही पानी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग बिखर जाते हैं और ये अबर की शक्ल में, गैस की शक्ल में होते हैं। तो मादे की 3 शक्लें आमतौर पर कही जाती हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आमतौर से सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट किसी चीज की सॉलिड स्टेट ठोस शक्ल कहते हैं, वो वजनदार होती है। अब इसी को अगर आप पानी को गर्म कर दें, राइस को गर्म कर दें, पानी होते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो सयाल शक्ल में आती है। फिर अगर इसी को और गर्म कर दें तो वेपर शक्ल में होते हैं, आप उसको महसूस भी नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेट फिजिकल स्टेट्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट कहते हैं। यानी ठोस शक्ल, सयाल शक्ल, उसकी वेपर शक्ल में गैस की शक्ल में। अब ये पानी के दालों से करने के बाद किसी और चीज को भी ले लीजिए। मिसाल के तौर पर नारियल का तेल यहाँ पर आप इस्तेमाल करती है ना, सर को डालने के लिए या दूसरी चीज में इस्तेमाल, नारियल का तेल सर्दी के दिनों में सख्त हो जाता है। और किसी गाहक की दुकान के पास जाकर आप किसी फिर कहेंगे मुझे 1 लीटर नाप कर तेल दे, तो नहीं दे, वो कहेगा नहीं, गर्म कर दूंगा उसके बाद दूंगा, या कम से कम उसे तोल कर दूंगा, नाप के नहीं तो नहीं दूंगा। क्यों? जब ये सॉलिड जो होता है उसको गर्म किया जाता है, मैं हमारे दोस्त इमरान शेख भी जानते हैं कि 1 लीटर तेल अगर आप उसको पिघलाने से क्या आता है, ये किसी से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मिकदार बढ़ जाती है, वजन उतना ही रहता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। और लिक्विड स्टेट में से लिक्विड ठंडा करें तो घट बन जाता है, यानी से गुंजबित हो जाता है और उसकी वजन तो वही रहेगा मगर सुखड़। अल्लाह ताला की ये खास बात देखिए, अल्लाह ताला ने इस पर क्या बात रखी है। यही पानी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इसमें जो है बिल्कुल उल्टा नजर। जब पानी ठंडा किया जाता है और जब आइस बनता है तो इसकी खासियत क्या होती है, बर्फ की शक्ल आती है। इसका नाप चारों तरफ से देखेंगे तो जितना नाप पानी का था उससे कहीं ज़्यादा होगा। आपका तजुर्बा होगा कि आपने फ्रिज में आइस बनाने के लिए छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में पानी डालकर रखते नहीं, जब वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो आप देखेंगे कि कुछ पानी बाहर आ गया होता है, बाहर भी उसकी बर्फ के टुकड़े मिलेंगे आपको। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, वाटर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, whereas all other liquids they contract on cooling and expand on, यानी कि सयाल शक्ल में हर चीज ज्यादा वॉल्यूम लेती है, हिस्सा लेती है, हालांकि वजन वही रहता है। वही चीज ठंडा करने के बाद सुकड़ जाती है, कम हिस्सा लेती है। पानी इसके खिलाफ है। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उसमें पानी बिल्कुल मुनफरिद कंपाउंड है, जिसका ये है कि जब वो ठंडा होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है?
आप सोचिए, अगर पानी ठंडा करने से जब आइस बनता है और इस आइस को आप लेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ने से वजन हल्का हो जाता है। 100 सीसी या 1 लीटर पानी लिए थे तो वही 1 लीटर वजन का बर्फ रहेगा, पर 1 लीटर आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये हल्का हो जाता है। आप देखते हैं कोई ठोस चीज़ यानी सॉलिड आप डालेंगे तो जमीन के नीचे जाएगी, नीचे ही जम जाएगी। नारियल का तेल का मैंने मिसाल दी थी, अब देखेंगे वो नीचे रहेगा, ऊपर पानी, ऊपर लिक्विड कोकोनट ऑयल आएगा, नीचे क्या रहेगा, वो आइस की ठोस शक्ल में रहेगा। मगर आइस की बात ऐसी नहीं है, आइस ऊपर आता है, आइस ऊपर आता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक कारनामा है, ये कारनामा हम अंदाजा नहीं कर सकते। अगर ये अंदर ज़मीन के अंदर होता, जब पानी, समंदर का पानी मुंजमद हो जाता तो पानी जो मुंजमद हुआ है ऊपरी हिस्से का ऊपर आता है, नीचे पानी ही रहता है, नीचे पानी ही रहता है, ताकि अंदर के जानवर, मछलियाँ वगैरह इसमें रह सकें। ये पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो ये चंद बातें मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बयान किया, वरना जो सिलेबस आपका है उसमें हवा का जिक्र है, पानी का जिक्र है, एक एक के लिए 2-2 घंटे दरकार हुई, फिर मिक्सचर का, कंपाउंड का, सब चीज़ें हैं। well, इससे हटकर मैं ज़्यादा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि एटम के ताल्लुक से कुछ बयान करूँ। अगर आप सुनने तैयार हैं तो इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा, अगर आप बोर हो गई तो मैं यहीं पर खत्म कर दूँगा। नहीं सर, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है सर, ज्यादा से ज्यादा बताइए। दिलचस्पी बढ़ रही है जी सर। जी, अच्छा। सर एक क्वेश्चन था, अगर आप देखिए, अब इतनी चीजें दुनिया में देखते ही, उसमें से चंद चीजें हैं जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं, धात कहते हैं, और चंद चीजें थी जिसे अधात यानी नॉन मेटल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे लोहा है, तांबा है यानी कॉपर, चांदी, सोना, ऐसी चीजों को धात कहा जाता है। और चंद चीजें हैं, वही ठोस चीजों का जिक्र कर रहा हूं, कोयला है, गंधक है, ऐसी चीजों को अधात कहा जाता है यानी नॉन मेटल्स। तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में चीज़ें पैदा की उनको 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है, उनकी औसाफ की बिना पर। वो औसाफ क्या हैं, 2-4 औसाफ मैं गिन देता हूँ ताकि आप फर्क कर सकें कि धात क्या है, अधात क्या है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। अगर आप किसी धात को लेकर आप उस पर एक स्क्रैच डालने की कोशिश करें तो आसानी से स्क्रैच नहीं पड़ता। धात को लेकर आप शीट बनाएं, शीट बन जाता है, आयरन शीट, कॉपर शीट, लोहे के शीट्स होते हैं इनका भी, तो इनके शीट्स बनाए जाते हैं, अधात के नहीं। कोयले के शीट नहीं बनते, किस देखा है आपने, सुना है कोयले की या गंधक की शीट नहीं बनती। और दूसरा जो है धात के यानी मेटल्स के तार बनाए जाते हैं, तार, जो कोई तार हम देखते हैं, वायर्स देखते हैं, ये वायर्स जो होते हैं, जो केबल्स के वायर्स होती हैं, ये सब धातों के होते हैं, अधात के नहीं होते। कोयले की वायर नहीं होती या गंधक की वायर नहीं होती, धात होता है। और सबसे बड़ा फर्क, धात से बिजली का और गर्मी का गुजर हो सकता है। इसका कोना धात का एक तरफ रखें और इधर से आग में दूसरा हिस्सा रखें तो वहाँ की गर्मी जो है यहाँ तक पहुँच सकती है। एक लोहे की सलाख लीजिए, आग में एक हिस्सा रखिए
और इधर का हिसाब पकड़े तो थोड़े वक्त आप गर्मी महसूस करेंगे, गर्मी वहां से फ्लो हो रही है। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। गर्मी धात से एक दूसरे से मुंतकिल हो सकती है, इसका गुजर हो सकता है। इसी तरीके से करंट वायर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आसानी से कर देता है। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली और गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मुंतकिल किया जाता है, बशर्ते वो धात हो, लोहे की वायर हो, कापर की वायर हो, जिसका तांबे की वायर हो। जबकि आप देखते हैं कि आधार, पहले तो उसके वायर नहीं होते कोयले के, जैसे मैं बताया, दे आर नॉन मैलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, एक से वायर नहीं बनते, उसकी शीट नहीं बन सकते, और ना उससे बिजली का गुजर हो सकता है, ना गर्मी का गुजर हो सकता है। ये फर्क है, इम्तियाज है। अल्लाह की ज़मीन में जो हम चीज़ें पाते हैं उसमें दो किस्म की होती हैं, एक तो धात होती हैं और दूसरे आधार, मेटल्स और नॉन मेटल्स, दोनों पर। एक तो है एक शीट्स बनाए जा सकते हैं, वायर्स निकाले जा सकते हैं, और गर्मी का गुजर और करंट का गुजर एक कोने से दूसरे तक हो सकता है धातों में। आधार में ये बात नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे धात होते हैं जो सिर्फ ठोस शक्ल के होते हैं, जैसा कि मैंने दिया कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ऐसी चीज़ें। और कुछ धात ऐसे भी होते हैं जो सयाल शक्ल के होते हैं। एक मिसाल दे सकते हैं हम, जो आमतौर पर आप जानते हैं। आपको किसी को बता याद है वो कोई धात जो सयाल शक्ल में है? किसी को याद है? किसी बता सकते हैं? आयरन। माध्य की तीन शक्लें। जी, आयरन तो लोहा है ना साहब, धात तो लोहा तो ठोस शक्ल में है। हो सकल में अल्मुनियम। जी मैं बता दूं, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ज़्यादा अभी दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आप किसी मरीज को देखे होंगे जिससे बुखार आया है, तो आप क्या करें डॉक्टर साहब, कितना दर्जा हरारत है देखने के लिए थर्मामीटर रखेंगे ना, जी, है ना। थर्मामीटर जब रखते हैं जबान के नीचे, तो 1.5-2 मिनट के अंदर आप देखेंगे डॉक्टर साहब उसको निकालते हैं, या आपने भी देखा होगा टेम्परेचर बताते हैं कितनी डिग्री बुखार है। कैसे मुमकिन हो सका? उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब रखा हुआ होता है, उस बल्ब में एक धात भरी होती है। पारा। वो धात जो होती है वो सयाल शक्ल की होती है, उसकी शक्ल ही सयाल है, और वो जब वो आती है तो गर्मी की वजह से सामने आती है, टेम्परेचर आती है। ये कैसे हो सका? आपके जिस्म की गर्मी उस सयाल शक्ल वाले धात को लगकर उसकी गर्मी आपको बताई जा रही है यहाँ पर। तो ऐसे चंद धात, एक या दो धात हैं जो सयाल शक्ल के भी हैं, वरना अमूमन धात ठोस शक्ल में, सॉलिड शक्ल में होती है। अधात ना ये कंडक्टर्स होते हैं, और ना इससे शीट्स बनाई जा सकती हैं, ना इससे तार बनाए जा सकते हैं। नॉन कंडक्टर्स यानी कि अधात आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मैलिएबल के माने जिनसे शीट बनाए जाना, डक्टाइल के माने जिनके तार बनाए जाना। अलबत्ता ये सब चीज़ें धात में शामिल हैं। अब मैं मौजूद पा रहा हूँ अब इस दुनिया की इतनी चीज़ें हैं, देखें ना आपने, इन चीज़ों में ठोस शक्ल की कोई चीज़ लीजिए, या सयाल शक्ल की कोई चीज़ लीजिए, या गैस की शक्ल में कोई चीज़ लीजिए। इस एक मिसाल के तौर पर आप लीजिए एक कोयले का या चूने का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको आप 2 टुकड़े में तकसीम कीजिए, अपने हाथ की वजह से, हाथ की जरिए से, या किसी और जरिए से छोटे छोटे 2 टुकड़े एक फेंक दीजिए, दूसरे के लिए उसके 2 टुकड़े बनाइए। ऐसा करते करते बनाते बनाते आप इस हद तक पहुंच जाए कि आपका जो हाथ टुकड़ा बाकी रह गया आपके हाथ में, वो आप संभाल नहीं सकते, समझे?
उसके बाद आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, टुकड़े करते करते माइक्रोस्कोप में रखते हुए देखें, तराशे, जिस तरह से तराशे जाएं, तो ऐसा हिस्सा बच जाएगा जिसे आप मजीद तराश नहीं कर सकते, मजीद तकसीम नहीं कर सकते। एक ज़माने में तकरीबन 300 साल पहले एक साइंसदान जिसका नाम जॉन क्या था, एटॉमिक थियरी, डॉल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो उसने कहा कि जो सबसे छोटा पुर्जा है जिसकी मजीद तकसीम मुमकिन नहीं, इसे एटम कहते हैं। उसने एक अपनी तशरीह उसने एक थियरी पेश की कि इसके क्या क्या ख़वास होते हैं। एक किस्म के एक धात में या एक अधात में या किसी उनसुर में हर सबसे छोटा पुर्जा जो इसकी मजीद तकसीम नहीं की जा सकती, उसे एटम कहते हैं। ATOM, एटम, एटम कहते हैं। और इस एटम में उसके जो बयान थे मैं कर रहा हूँ, और जो उसके एटम्स होते हैं उनको मजीद तकसीम नहीं किया जाते, और एक दूसरे से जब वो मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है, और इस मालिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। जब हाइड्रोजन का एक एटम मिलता है और आपसे हाइड्रोजन का एक और एटम मिलता है, तो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो हाइड्रोजन का मालिक्यूल बन गया। 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं, ऑक्सीजन का मालिक्यूल बन गया। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिल गया तो H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। पहले मैं कहा था 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, पानी बनता है। वाटर का मालिक्यूल बन गया, मालिक्यूल और वाटर। अब इन एटम में, चाहे किसी भी चीज़ का एटम लीजिए आप, इन एटमों में मजीद तकसीम नहीं की जा सकती। ये उसने तकरीबन 300 साल पहले बताया था। इसके बाद साइंस तरक्की करती रही। एक और बात भी बोलता चाहूँगा दरमियान में, फिर इसी पॉइंट पर मैं आऊँगा। देखिए, दुनिया में अब से नहीं, हज़ारों बरस से इंसान की ख्वाहिश थी, रही है और इंशाअल्लाह रहेगी कि वो सबसे ज़्यादा मालदार बन जाए, सबसे ज़्यादा माल कमाए। और मेयार क्या था ज़माने का, जितना ज़्यादा चांदी सोना होगा उसके पास, जितना चांदी होगी वो उतना मालदार होगा। एक दूसरी ख्वाहिश थी कि हर इंसान को कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी बनाए, ताकि जो माल उन्हें रखा है सोने की शक्ल में उसका इस्तेमाल करें। तो ऐसे नज़रियात सबके भी थे। तकरीबन 1000 साल 1500 साल ये नज़रियात थे। तो उस वक्त पर उनकी एक सोच थी कि क्योंकि सोना बहुत कम मिकदार में ज़मीन में पाया जाता है बनिस्बत लोहे के, तांबे के, शीशे के, लेड, आयरन, अदर मेटल्स आर मोर इन क्वांटिटी दैन गोल्ड। तो क्वांटिटी गोल्ड की कम है, सबसे कीमती है, इसलिए वो चाहते थे कि लोहा जो उनके पास है उसको सोने में कन्वर्ट कर दें, तब्दील कर दें। इस लोहे को सोने में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। साइंसदानों में इससे आगे पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी कोशिशें की कि लोहे को या तांबे को या किसी चीज़ को। उस वक्त मशरिक़ वस्ता के खास अरब जो साइंसदान थे वो बहुत आगे रहे, तरक्की भी की। उनके 2 या 3 ख्वाब थे। पहला ख्वाब था कि किस तरीके से लोहे को या शीशे को, लेड या तांबे को चांदी में तब्दील कर दें, टू कन्वर्ट बेस मेटल्स, कम कीमत मेटल्स होती, बेस मेटल्स, इनको चांदी में तकसीम कर दें, सोने में तब्दील कर दें। दूसरी इनकी ख्वाहिश थी कि ये जो जिंदगी है ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, अगर मैं इसी ऐसा होगा तो 80 साल, 80-85 साल। अब ख्वाहिश है कि इतना सोना मेरे पास है जो मैंने मेहनत से कमाया है या बगैर मेहनत के कमाया है, इसका क्या फ़ायदा छोड़कर जाऊँ तो दुनिया में। तो मुझे तंदुरुस्ती चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। तो ऐसी चीज़, ऐसी दवा ईजाद करें
जिससे इसकी उम्र ज़्यादा हो। To convert base metals into gold and to make medicines which make you live for a long time. और तीसरी ख्वाहिश थी कि एक ऐसी चीज़ तैयार करें जो हर चीज़ को तहलील कर दें, यानी कि डिज़ोल्व कर दें। ये तीन ख्वाहिशात थे जिनको सुनकर यूरोप के साइंसदान हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। इट इज़ फूड्स पैराडाइज, ये बेवकूफ़ी की दुनिया में रहते हैं। इट अल्केमिस्ट ड्रीम, अल्केमिस्ट कहा करते, केमिस्ट अल्केमिस्ट अल्कीमिया कहते थे, वहाँ वो साइंसदानों का ख्वाब कहते थे और मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह के फजल से ये डाल्टन का जिक्र किया था ना मैं, एटम थियरी जिसने कहा सबसे छोटा खुद एटम, उस पर गुज़श्ता 200 साल से बहुत काम हुआ और उसमें मुख्तलिफ रिसर्च से तय क्या ये साबित हुआ है और ये प्रैक्टिकल तौर पर आजमाया भी गया है कि एटम जिसका डॉक्टर ने जिक्र किया था कि उसकी मज़ीद तस्वीर नहीं हो सकती, यह खुद तीन किस्म के पुर्जों पर मुश्तमिल है, और इनको अलग भी किया जा सकता है। तो 3 किस्म के पुर्जे थे एटम के अंदर। प्रोटॉन्स, इसका चार्ज रखने वाले, प्लस चार्ज रखने वाले, इलेक्ट्रॉन्स, मनफी चार्ज रखने वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, और न्यूट्रॉन्स। तो एटम में 3 किस्म के पुर्जे मौजूद हैं। हाइड्रोजन के एटम में, ऑक्सीजन के एटम में मुख्तलिफ किस्म के जो पुर्जे हैं उनको सब जमा करते 3 किस्म के पुर्जे मिलेंगे, या तो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स। अब इन पुर्जों को जोड़ने से एटम बन गया। अब इन एटम को लेकर इसका तजिया करें, इसको अलग अलग करें, तो जो पुर्जे निकलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और ये साइंस ने साबित किया है, आजमाया भी गया है 1945-46 में, कि जब इन पुर्जों को अलग अलग किया जाता है तो अल्लाह ताला ने इस एटम में, इस छोटे से पुर्जे में इतनी तवानाई रखी है जो करोड़ों टन कोयला जलाने से तवानाई पैदा होती है। तो ये तजुर्बा रहा। अब आइए, इससे पहले कि हम इस तजुर्बा क्या किया उन्होंने, टाइम है ना बोलो, अभी कितने मिनट, अभी आधा घंटा। तो इन पुर्जों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या है, हर एटम के अंदर एक साइंसदान आया जिसका नाम रूदरफोर्ड था। उन्होंने दूसरों की तजुर्बात को लेकर उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि हर एटम के अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन का एटम हो, चाहे यूरेनियम का एटम हो, चाहे कॉपर का एटम हो, चाहे आयरन का एटम हो, लोहे का, किसी भी एटम को लेंगे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर 3 किस्म के पुर्जे होते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर मरकज, सेंटर, इसके अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अतराफ एक फासले पर एटम इतना छोटा है, उसके अतराफ आप देखेंगे कि एक मनफी चार्ज रखने वाले पुर्जे घूम रहे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अतराफ घूम रहे हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जहां पर होते हैं उनको न्यूक्लियस कहा जाता है। मैं न्यूक्लियस से पाऊंगा, इसके तौर से बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मुख्तलिफ मदारों में घूम रहे हैं, मुख्तलिफ मदारों में। किसी न्यूक्लियस के अतराफ सिर्फ एक ही मदार होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का है। इस न्यूक्लियस से 2 मदार होते हैं, 3, 4, 5 मुख्तलिफ मदारों में घूम रहे हैं। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी में 32 इलेक्ट्रॉन नहीं। ये इलेक्ट्रॉन की भी तादाद होती है। अब जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। अब इस न्यूक्लियस में जो मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस को अगर आप तोड़ सकें, ब्रेक कर सकें, प्रोटॉन्स को अलग अलग कर सकें, न्यूट्रॉन्स को अलग कर सकें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि
बहुत ही बीश कीमत तवानाई निकलती है उससे। अल्लाह ताला ने इस छोटे से पुर्जे एटम में, और सिर्फ पुर्जे एटम में नहीं, उसके न्यूक्लियस में, उसके मरकज में इतनी तवानाई रखी है कि इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब साइंसदानों का तजुर्बा पा रहा हूँ वापस अब जो साइंसदान तजुर्बा कर रहे थे, उन तमाम तजुर्बा को जोड़कर रदरफोर्ड ने थियरी पेश की। कोई थियरी को रदरफोर्ड थियरी में क्या बताता है कि न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम का मरकज होता है, उस मरकज में दो किस्म के पुर्जे होते हैं। एक का नाम दो किस्म के पुर्जे होते हैं, पुर्जे तो ज़्यादा ही, दो किस्म में तजर्बे, एक प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बाद छोड़ दिए फिलहाल। अब इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान बहुत तवानाई है। अब इनको अगर आप देखेंगे तो दो, एक किसी की न्यूक्लियस लीजिए, उससे जो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका वजन तो होता है ना, नेग्लिजिबल ही हो क्यों ना हो, टोटल होता है। इनको अलग अलग कर दें, दो फर्ज कीजिए एक न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन थी, इनको आप अलग अलग कर दें तो तवानाई जो निकलेगी वो तवानाई उसकी शक्ल में होगी, किसकी, गर्मी की शक्ल में होगी, हीट एनर्जी। अब ये जो प्रोडक्ट्स उसके जो आते हैं, जो ब्रेक होने के बाद जो अलग अलग होते हैं, उनका वजन रहेंगे तो मरकज के वजन से कम होगा। तो मरकज में जो वजन था वो वजन उसके पुर्जों में नहीं है, तो ये कहाँ गया वजन, तवानाई में तब्दील हो गया। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, E=mc²। आप सब जानते नहीं होगा इकराम, मैं फिर भी मैं बात बता दूँ कि जो मास होता है, यानी कि जो मादा होता है, अब उसको हम तवानाई में तब्दील कर देंगे तो बेइंतहा उसकी तवानाई निकलती है। वो तवानाई गैस के गर्मी की शक्ल में होती है। डिग्री उसकी गर्मी अंदाजा नहीं करते, हजारों डिग्री टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन एक साइंसदान का नाम है जिसने कहा कि E=mc²। ई जो है एनर्जी रिलीज्ड, यम जो है जो मास न्यूक्लियस का तब्दील हुआ, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड सकते हैं। उसका अंदाजा नहीं कर सकते आप वो, क्योंकि बैकग्राउंड होगा तो पूरी तफसीलात मालूम। तो मैं आऊँगा फिर उसकी बात पर अगर आप चाहे तो ये बात सामने आई तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने तजुर्बे किए और उन्होंने यूरेनियम एटम, ये यूरेनियम भी एक खाद का नाम है, इस खाद में यूरेनियम के मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं, उसमें ये ख़ास किस्म का एटम U295 यानी इसका नंबर है, मास नंबर के रूप से। उस न्यूक्लियस को अगर आप तोड़ा जाए तो उससे दो नई चीज़ें निकलती हैं, एक का नाम क्रिप्टॉन और दूसरे का नाम बेरियम। ये दो नई अनासी निकलती है इसके नाम से, उनसे निकलते हैं और बेइंतहा रहते हैं। इसका इस्तेमाल साइंसदानों ने किया है, इस्तेमाल सही तरीके भी किया है और गलत तरीके से भी किया है। सही तरीका, गलत तरीका क्या है पहले बता दूं। का गलत तरीका ये है कि उसने इस तवानाई जो निकलती है उसको एटम बम की शक्ल में डाला। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका पहला तजुर्बा अमेरिका ने किया जापान पर, और उसने बम बरसाए जापान पर जब दूसरी जंग आज़िम हो रही थी। उस पर जब वो एटम बम फटा, इसी तरीके से न्यूक्लियस जो था उस न्यूक्लियस को फोड़ा गया और जो तवानाई निकली वो बर्बादी की शक्ल में निकली और पूरी चीज़ों को जला कर रख दिया। और कहा जाता है कि जिस एरिया में वो न्यूक्लियर बम फटा पहले, उसके करीब जवार में तमाम जो मछलियाँ तालाबों में से थी वो ख़त्म हो गई और कई बरसों तक वहाँ पर अभी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नागालैंड में लाखों लोग शहीद हुए। बहरहाल एटम बम की शक्ल में इस्तेमाल किया। अब और एक किस्म का बम बनाया जा रहा है जिसे हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ये तो पहले जो था फ्यूजन बम कहते हैं, एटम बम का नाम है, उसे फ्यूजन बम कहते हैं। ये एक न्यूक्लियस को स्प्लिट करके फोड़ कर
मुख्तलिफ पुर्जों में तब्दील कर देगा। अब दूसरी किस्म का बम जो होता है वो हाइड्रोजन बम कहता है या फ्यूजन बम कहा जाता है, जिसमें दो छोटे छोटे पुर्जे एटम के जो मौजूद हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से वही वैसे जोड़ा जाता है, करीब लाया जाता है और एक न्यूक्लियस बनाया जाता है। जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस का वजन जो होता है इसके पुर्जों की वजह से ज्यादा होता है और वो जो वजन है तवानाई की शक्ल में मौजूद होता है। और जब ये बम फटता है, इसका बम फटता है फ्यूजन बम, तो जो तवानाई रिलीज है अंदाजा तो किसी को नहीं है, अलबत्ता एटम बम का अंदाजा तो हो गया दुनिया वालों के लिए कि हिरोशिमा और नागासाकी के तजुर्बे में, मगर इसका अंदाजा नहीं कर सकते कि क्योंकि ये हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए कई एटम बम को फोड़ने पड़ते ही जो तवानाई निकलते हैं वो तवानाई से दरकार है। तो किस किस्म का अंदाजा है, ये है इस साइंस की दरियाफ्त का गलत इस्तेमाल। अब आइए इसका एक सही इस्तेमाल भी आपके सामने रखते हैं। इस फिजन रिएक्शन की वजह से, यानी कि एक एटम को स्प्लिट करके दो हिस्से में तकसीम करना और जो तवानाई निकलती है उसको कैसा इस्तेमाल किया गया एटम बम की शक्ल में जो फोड़ा गया, जहाँ हिरोशिमा पर डाला गया, हिरोशिमा नागासाकी पर, अब वहाँ बर्बादी लाएगी। और इस गर्मी को सही तरीके से इस्तेमाल करके, कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल करके एक रिएक्टर की शक्ल में लाएं और रिएक्टर से हम गर्मी का इस्तेमाल करते हुए पानी को भाप बनाने में इस्तेमाल करें और उस भाप से बर्फी तवानाई तैयार करें, जैसे कि जनरेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कारआमद पर इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है, अच्छे तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। ये सी तजुर्बात भी कि यहीं हमारे स्टेट कर्नाटका में, इसके यहीं यहाँ पर तमिलनाडु में, बॉम्बे में, ट्रॉम्बे में ऐसे रिएक्टर्स हैं जहाँ पर जिन रिएक्टर्स के ज़रिए से ये एटम की तवानाई जो गर्मी निकलती है तो उस गर्मी को लेकर हम क्या करते हैं, इसके अच्छे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से जो उसके पुर्जे निकलते हैं उनमें ऐसे पुर्जे भी होते हैं जिनको हम खतरनाक बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के इलाज के लिए एक आइसोटो एक एटम का एक धात का एटम से इस्तेमाल करती हैं, आइसोटोप इस्तेमाल करती हैं, यूरेनियम कोबाल्ट 60, कोबाल्ट एक धात है, नाम कोबाल्ट है, उसका एक आइसोटोप, उसका एक किस्म का एटम है जिसे कोबाल्ट 60 कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये चंद बातें थी एटम की तरफ से, मैं आपको मुख्तसर वक्त कह सका। अगर इसमें कोई बात आप पूछने होते तो क्या 5-7 मिनट है तो पूछ सकते, या कोई और चाहे तो बात है। सर आपने जैसे बताया था जी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जी, तो हाइड्रोजन के अंदर ये सलाहियत है कि वो चीजों को ऊपर लेके जाती है। किसे आपने बताया था जी जी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में। ठीक ठीक ठीक, बस तो हाइड्रोजन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो चीजों को ऊपर लेके जाती है। जी हाँ जरूर। और नाइट्रोजन के अंदर नहीं की सलाहियत होती है। हाइड्रोजन एक गैस है जो दुनिया में पैदा, अल्लाह ताला ने जो गैसेस पैदा की हैं उनमें सबसे हल्की गैस है। दो चीज़ें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। हीलियम हवा में पाई जाती है बिल्कुल कम मिकदार में, और हाइड्रोजन जो है वो आम पानी में मौजूद है। दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है। जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके इसको अलग निकाला जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वही गैस गुब्बारों में भरते हैं, और वही गैस जो है जो बड़े बड़े गुब्बारे जो मौसम की तय इसके लिए और दूसरे कामों के लिए ऊपर जाते हैं, साइंसदान अपने तजुर्बे करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। हवा से भी हल्की, हवा में रखें तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाएगा। इसमें कीमिया और इल्म तबीयत में कौन कौन से मज़ामीन आते हैं? इल्म कीमिया के तहत कौन कौन से मज़ामीन आते हैं? अच्छा, और इल्म तबीयत के तहत कौन कौन से मज़ामीन आते हैं? मज़ामीन
जी जी अभी जी सर, मेरा एक सवाल था जी कि जो मतलब कहते हैं कि अमेरिका ने जो जापान के ऊपर बम बरसाए, न्यूक्लियर बम, जी तो वहां पर ये बात मतलब मशहूर है, आज तक हम सुनते हैं कि वहां पर बोलते हैं बच्चे आज तक जहां पर बरसाए थे वहां पर मासूर बच्चे पैदा होते हैं, तो ये सही बात है? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा। उससे निकलने वाली ऐसी गैसेस थी जिनसे ऐसे अमराज पैदा हो गए जो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। अच्छा। जी जी। जी मौलाना मोहम्मद हारिस नदवी साहब पूछ रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इल्म कीमिया के तहत कौन से मज़ामीन आते हैं और इल्म तबीयत यानी फिजिक्स के तहत कौन से मज़ामीन, यही ना है मौलाना? हाँ, इल्म कीमिया में आप देखेंगे, इल्म कीमिया में इसे कहते हैं केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में के कई ब्रांचेस हैं। पहले आमतौर से इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कहा करते थे। फिजिकल केमिस्ट्री में आमतौर पर उसूल ज़वाबित हुआ करते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऐसे कंपाउंड, ऐसे मुरक्कबात जो सिर्फ जिसमें कार्बन की मौजूदगी ज़रूरी है, केमिस्ट्री कार्बन का हो। और दूसरा जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिवाय कार्बन के दुनिया में जो चीज़ें अनासिर पाई जाती हैं उनके कंपाउंड्स, उसकी से अलग केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरे इस पर मुहित है, पूरे केमिस्ट्री पर मुहित है, इसमें आप देखेंगे धात पढ़ाए जाते हैं, आधात क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपको मिलेंगे हवा का मौजू मिलेगा, पानी का, और आपको हमारे ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनका, यानी प्रोटीन्स का, इसका सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिर इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री रिलेटेड टू और ह्यूमन फिजियोलॉजी, नहीं सर, ठीक है, लिविंग बींग्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड अदर लिविंग बींग्स, ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री में आते हैं। फिर इसके अलावा रंग, मुख्तलिफ से रंग बनते हैं, कपड़ों को रंगते हैं, रेशम को रंगते हैं, इसकी केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, डाइज कहते हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स यानी दवाइयाँ कैसे बन जाती हैं, क्या कौन सी किस्म की दवाएँ होती हैं, कौन सी दवाई कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ये तमाम जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, इसे केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स कहते हैं। इसकी दवाएँ कैसी बन जाती हैं, इसमें क्या क्या शामिल की जाती हैं और कितनी मिकदार में मिलती है, तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं, केमिस्ट्री में आती हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं उसका तजिया करना, उसमें क्या चीज़ है निकालना। एक चीज़ निकलती है मेटलॉइड्स, अभी मैं दो चीज़ों का जिक्र कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स। इसके अलावा तीसरी किस्म की चंद ऐसी चीज़ें हैं जो ना धातों में शामिल होती है ना अधातों में शामिल होती है, ना मेटल्स नॉन, और इसे मेटलॉइड्स कहते हैं, फ्यूज मेटल्स कहते हैं। अब मिसाल तो घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होती है, फ्यूज वायर होती है, वो ऐसी धात होती है जो ज़री सी गर्मी पर पिघल जाती है। आपके घर को जो करंट ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा ब्रेक आता है, फ्यूज मेटल, उनकी अलग केमिस्ट्री है। फिर सिलिकॉन्स, अब जो है इंसान के जिस्म के हिस्से, हड्डियाँ का ये जो होते हैं वो उन कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो ऐसी किस्म का प्लास्टिक जिससे आप जिस्म के हिस्सों में जोड़ सकें, ज़्यादा निकालना है जहाँ पर सिलिकॉन चाहते हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ रबर, पॉलीमर साइंस, प्लास्टिक, ये तमाम चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री में आती हैं। और मतलब फिजिक्स में जो होते हैं, फिजिक्स में आप देखेंगे कि मसलन ये जवाबी तारीफ है, मैं ये बताऊँ। अब तमाम चीज़ों को दो हिस्सों में तकसीम करता है, उसकी दो किस्म के अवसाफ होती हैं। वो अवसाफ जो हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मिसाल तो बताऊँ कि यूनिट्स होते हैं। पहली बात यूनिट्स, अगर आप कोई चीज़ खरीद रही, जाकर दुकान में शक्कर लेना चाहते हैं तो आप मुझे एक शक्कर दीजिए नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मुझे एक केजी शक्कर दीजिए। इससे पहले आप कहते हैं 1 पाउंड शक्कर दीजिए, 1 किलो शक्कर दीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ कपड़ा खरीदना चाहती हैं तो आप कहेंगे 2 मीटर कपड़ा दीजिए।
ये जो मीटर है, जो केजी है, ये यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ये यूनिट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें तबियात होती है। फिर तबियात में ये प्रॉपर्टीज औसाफ जो एक्सटेंसिक एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिक एंड इंटेंसिक प्रॉपर्टीज। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ समझिए, कोई चीज़ रखी हुई है, शक्कर रखी हुई है, कितनी मिकदार मालूम नहीं है। अब उसकी मिकदार जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इतनी शक्कर लेकर तो उसकी मिकदार नहीं बता सकते, आपको पूरी शक्कर की बैग लेना होगा, तोलना होगा और बता सकेंगे कि 5 केजी शक्कर है, 7 केजी शक्कर है, इतना शक्कर है। या कोई दूध लाकर रखा है डब्बे में, कितने लीटर दूध लाया भाई, पैकेट्स नहीं, खुला दूध, पानी है, कितने लीटर पानी है अभी इसमें, अगर आपको बताना होगा तो आपको पूरा पानी नापना होगा, पूरी शक्कर तोलनी होगी, तब जाकर कहेंगे इतने लीटर पानी है, इतने लीटर दही है, इतने केजी शक्कर है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए पूरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है, एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टीज ऐसी जिनके लिए पूरी मिकदार की जरूरत नहीं है, थोड़ा सैंपल काफ़ी है। मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर की जिक्र करेंगे, अभी थर्मामीटर का जिक्र किया, बुखार है किसी को, पूरे जिस्म का बुखार नाम की जरूरत नहीं है, जीभ जबान के नीचे आप थर्मामीटर रखा, 2-3 मिनट के अंदर आपको मालूम होगा पूरे जिस्म का बुखार कितना है। अच्छा, मीठा पका है घर में, मीठा पका है घर में, आप मीठा में शक्कर कम है या चक्कर देखने के आपको आ जाएगा, तो आप सिर्फ इतना सा 1 चम्मच मीठा लेंगे, चाखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे मुझे पूरी शक्कर दे दो, मैं पूरी शक्कर खा के मीठा बताऊँगा, कुछ चीज़ जरूरत नहीं। तो ये किस्म की प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों की पूरी होती है। फिर थर्मोडायनामिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर नहीं पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी, पावर कैसा जनरेट होता है, उससे पावर से कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बेसिक जो है इलेक्ट्रिसिटी वहीं से आई है, फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिसिटी सब वहीं से है। फिर एक चैप्टर है हीट, तवानाई, गर्मी। ये हीट के चैप्टर में आपको गर्मी कैसा एक जगह से मुंतकिल की जा सकती है, क्या क्या उसके इस्तेमाल को वो आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है, रोशनी, रोशनी क्या प्रॉपर्टीज, वो एक अलग चैप्टर है। इस किस्म के मुख्तलिफ। अच्छा, मैग्नेटिज्म, आप एक मैग्नेटिस पकड़ते हैं, लोहे की तरफ खींचता है, क्यों खींचता है वो, क्यों लोहे को खींचता है, ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें फिजिक्स पे आती है। कोई आप लोगों का सवाल और है तो पूछिए, 5 मिनट टाइम हुआ है। और कोई बात, कोई सवाल? सर ये आपने बताया कि 300 साल पहले जी जिसने एटम के बारे में दरियाफ्त किया, जी जी, जॉन डॉल्टन। क्या नाम है उसका? जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन, स्पेलिंग JOHN DALTON, डॉल्टन। JOHN। लिख रहे हैं हमारे नहीं सब है। जी, ये कितने, कब ये बताया था इसने, ये किस सन में बताया था, किस सन? 3 साल नहीं, तकरीबन 3 साल मैंने कहा, 300 साल पहले। तो पहला जो था एटम के ताल्लुक से, उसने उन्हें कहा एटम के ताल्लुक से, जब नाम भी उसी ने दिया, ऐसा पुर्जा जिसकी मजीद तकसीम नहीं की जा सकती। डॉल्टन के लिहाज से, आज वो बात सही नहीं रही, डॉल्टन के हिसाब से उसको एटम कहा जाता है, और हर उनसुर का एटम अलग अलग किस्म का होता है, और हर उन एटम को, किसी भी एटम को तो मजीद तकसीम नहीं की जा सकती। ये था स्टेटमेंट डॉल्टन का तकरीबन 300 साल पहले। पर गुज़िश्ता 200 साल में ये थियरी तब्दील हो गई, और इस मौके से जी बताइए, किसने इस थ्योरी को किसने तोड़ा, किसने एक दो साइंसदान नहीं, मैं तकरीबन 200 साल की मुद्दत हुई कि उसे के रिसर्च अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजेस में हुए, और उसका जॉइंट तजुर्बा एक दूसरा साइंसदान रुदरफर्ड ने इनको जमा करके इसने एक थ्योरी पेश की कि एटम में मजीद छोटे पुर्जे मौजूद हैं, जिनका नाम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, इनके मजमे को एटम कहा जाता है। रूदर क्या होता है? रूदर
ना नाम है उसका रुदरफर्ड, RUTHER, RUTHERFORD, रुदरफर्ड। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज जैसा कि डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब कह रहे थे, डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब कह रहे थे कि आज उनको हाई स्कूल और इंटर की क्लास याद आ गई। 28 साल पहले जब PUC में पढ़ रहा था, 28 साल पहले जब वो PUC में पढ़ रहे थे, सबके पास पढ़ा, प्रोफेसर साहब के पास जब वो पढ़ रहे थे, डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब ने 28 साल पहले यही मौजू प्रोफेसर रियाज साहब से पढ़ा है और आज उनको उस क्लास की याद आ गई। और हम तो ये खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि प्रोफेसर साहब ऑनलाइन क्लास में बैठे थे। ऐसा उसमें महव हुए कि जैसे लगा कि ऑफलाइन क्लास और 1.5 घंटा गुजर गया। 1.5 घंटा। और आपको ये भी बता दें कि जो फन का माहिर होता है, जब अपने फन में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। जी अल्लाह ताला आप खास दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको पूरी सेहत और आफियत के साथ हम सब पर साया तादेर कायम फरमाए। आमीन आमीन। ज़ाहिरी सेहत जो इस वक्त है, आप 10 मिनट भी किसी मजमे में आप नहीं बुलवा सकते, 10 मिनट भी नहीं बुलवा सकते। जब फन का माहिर जिसको कहते हैं कि अपने मौजूद से मोहब्बत रखते हुए दर्द दिल से जब पढ़ाता है उसको एहसास ही नहीं होता। और आपने आज जो मुख्तसर सा खाका फिजिक्स केमिस्ट्री का, उससे आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। मौलाना मैं अभी यही वाह बोलने वाला वाह था। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब अगर आप गौर कीजिए, एटम के बारे में भी एक झलक आपके सामने पड़ी और एटम के बारे में जो पुराने नोट्स हैं तलबा के, इंशाल्लाह हम आपके ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि इतनी मोहलत तो नहीं मिल सकी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनावीन आपको पढ़ाया जाए। तो लेकिन उससे कुछ अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात कारखाने कुदरत में जो चीज़ें पैदा की हैं, दुनिया ने चाहे वो ये जो है जॉन डाल्टन का प्लान हो या एक रुदरफर्ड का प्लान हो, दुनिया ने अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कह करके हतमी बात फरमा दी, क्योंकि खालिक मालिक वही है। इसी तरह से कि कुरान में वाला असगरा वाला अकबरा का भी तस्करा किया है कि अल्लाह की किताब मुबीन के अंदर वमा याज़िबु अन मिस्क़ाल ज़र्रतिन की, अल्लाह की मालूमात से और अल्लाह की कब्ज़े कुदरत से मिस्क़ाल ज़र्रतिन, एक ज़र्रे की छोटी से छोटी हैसियत भी उससे भी बहुत ही छोटी हो जाए वो महव नहीं है, और वो किताब मुबीन के अंदर है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ की हकीकत को एक फरमा दिया। अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, इस शेर की तशरीह को भी अगर क्लास की शक्ल में बनाया जाए तो कम से कम 8-10 सेशन तो लग जाएंगे। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरें, तो सबसे पहले आपको एटम और उसके किरदार को बताना पड़ेगा, जिसको दुनिया समझती है कुछ चीज़ों को कि बहुत बारीक चीज़ है एटम है। आपने अभी देखा सुना आपने कि एटम से क्या क्या चीज़ें बनाई गई। एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात आई, एटम बम का तस्करा आया, न्यूक्लियर बम का तस्करा आया, हाइड्रोजन बम का तस्करा आया। दुनिया ने अपने लिए तबाही का सामान बना रखा है। रशिया ने तकरीबन 7,000 के करीब तबाही का सामान बना रखे हैं। दुनिया ने कुछ ने तो 20,000 सामान बना रखे हैं। उसके मुस्बत पहलू में देखा तो बिजली पैदा करना, हेल्थ का सामान करना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मिकदार के साथ पैदा किया है। वकुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हर चीज़ की एक मिकदार है। इसकी एक झलक आपके सामने आई, और इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ मवाद मटेरियल होगा तो इंशाल्लाह हम आपको रवाना करते हैं। आप इसी के नुक्ते नज़र से आप जो है मुताला कीजिए और दुआ कीजिए कि आइंदा कभी मौका मिल सके, इंशाल्लाह अगर आइंदा मौका मिल सके चंद अय्याम के लिए आने का आपको, तो उस वक्त आप बराह रास्त मुलाकात करके जब आप चीज़ों को सीखेंगे बड़ा ही फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छा रहा कि आज प्रोफेसर साहब आपकी क्लास के में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने ज़र्री ख़यालात का इजहार फरमाया और बखूबी आपने उसे समाअत भी किया। और इस दरमियान में हम सब भी एक शागिर्द की हैसियत से बैठे रहे और माशाअल्लाह शागिर्दी यानी कह सकते हैं कि ख़िरक़े शागिर्दी अख्तियार किया।
और वैदुर रहमान साहब भी यहाँ पर रहे, डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहब भी रहे। बस वक्त के लिहाज से इस सेशन को यही हम ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। इस अब तो ये तो यही ख्वाहिश हो रही है कि आइंदा की सारी क्लासें प्रोफेसर साहब की हमारे टॉपिक की जो नोट्स है, हाँ तैयार किया था उसका मैं उसको चेक भी किया था। आपके पास है तो आप हमें भेजिए, हम इंशाल्लाह ग्रुप में दे दें। तो माशाल्लाह चलिए यहाँ पर जो 16वें बैच के तालिब इल्म जो हैं मौलाना वैदुर रहमान नदवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि अपने साल में प्रोफेसर साहब के जितने भी मुहाज़रात थे उन मुहाज़रात को उन्होंने नोट किया था और उसको चेक भी करा लिया था। वो उनके पास कंपोज शक्ल में है और इंशाल्लाह हमें भेजेंगे। हम आपको PDF बना के उसको एक नज़र फिर से देख करके PDF बना करके इंशाल्लाह आपको भेज देंगे। आप उसका मुताला कीजिए, इस्तिफ़ादा कीजिए। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसने इख्तिताम फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह जनाब वसीम साहब की क्लास में मुलाकात।